Hey everyone, I hope you're all doing well and welcome to this webinar. I'm Raj Nandini, Research Associate at Rehab Path. So we are a medicine-based startup with the mission to help patients and their families struggling with addiction by connecting them to the right rehab center. So we work with around 1,700 treatment centers in India. And in today's webinar, we will be discussing how to make your recovery a success with Karma Welfare Society. एंड आवर गेस्ट स्पीकर इज मिस्टर बलविंदर सिंह। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी रिकवरी को हम कैसे सफल बना सकते हैं। सो दिस विल बी अबाउट अ 1 hour सेशन। फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस एनी टाइम ऑन फेसबुक और Zoom and we will take them up at the end of the session. So welcome again बलविंदर जी। तो इससे पहले कि हम सक्सेसफुल रिकवरी के बारे में बात करें, क्या आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं और आप रिकवरी के काम में कैसे लगे, लाइक आपकी जर्नी कैसी रही अब तक उस बारे में? जी हेलो, मैं बलविंदर सिंह, कर्मा वेलफेयर सोसाइटी मैनेजिंग डायरेक्टर। मेरा रिकवरी में आने का ये कारण था कि मैं ना यूजिंग में रहा हूँ हीरोइन की, कि मैंने वो लाइफ ना जी कर देखी है, एक्सपीरियंस रहा है मेरा उस लाइफ में। मैं उन लोगों में रहा हूँ, कैसे ये काफी पेनफुल लाइफ होती है। तो मैंने ये यूजिंग के बाद 2006 से लेकर 2014 तक ना यूज किया है हीरोइन। मेरी फैमिली एनआरआई थी, मैं अकेला यहाँ इंडिया में रहता हूँ। तो मेरी मदर कभी आ जाती है इंडिया, कभी उधर चले जाती है। जब मेरे पास आती थी मेरे हालात काफी खराब थे। तो उसके बाद में मैं एक रिहैब सेंटर में गया हूँ। मेरा वहाँ 6 मंथ का ट्रीटमेंट हुआ है। 6 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद मैंने वो वहाँ रिहैब में देखा कि पेशेंटों को वहाँ रहने के बाद में क्या दिक्कतें आती है। वहाँ जो जो दिक्कतें आती थी मैं वो 6 मंथ में नोटिस करता गया। जब ट्रीटमेंट से निकला और मैंने फर्स्ट रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट किया, 1 साल ड्रग से दूर रह के पूरा करने के बाद में मैं इस लाइन में आया कि एक ऐसा रिहैब खोलना है, यहाँ पेशेंटों को जो मेरे को दिक्कतें आई वो उनको ना आए। यही मेरा कारण रहा है कि मैं इस लाइन में आ गया कभी। अच्छा, ओके। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को खुद कोई एडिक्शन का एक्सपीरियंस होता है तो वो दूसरों को काफी अच्छे से मेंटर कर पाते हैं और ये काफी इंस्पायरिंग भी है कि अब आप बहुत सारे दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे आपने कर्मा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताया, तो ये आपने कब स्टार्ट किया और इसके बारे में आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं कि कर्मा वेलफेयर सोसाइटी कहाँ है और आप लोग कैसे वहाँ पे काम करते हैं? ये कर्मा वेलफेयर सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले में पड़ती है जी। यहाँ छोटा सा एक छोटी सिटी पड़ती है टालीवाल। अच्छा। टालीवाल में ही है ये। मैंने 2019 में शुरू की है ये सोसाइटी। ये हम 3 लड़के हैं। एक मेरा फ्रेंड है सुखवीर सिंह, एक मेरा फ्रेंड है सनम बैंस। तीनों एडिक्शन से ही निकले हुए हैं। हम तीनों ने प्लानिंग करके जे एनजीओ खोला था रिहैब सेंटर, कि वहाँ ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है जिसमें रिकवरी सक्सेस ज्यादा से ज्यादा हो, कि किसी को डर का माहौल ना हो। सब चीजें जो मेरे को दिक्कतें आई रिहैब में वहाँ दिक्कतें ना आए। ये 2019 में नवंबर में शुरू की गई जी। अच्छा, तो आपका खुद का रिहैब का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे आपने जो सीख लिया, उस सीख से आपने ये कर्मा वेलफेयर सोसाइटी बनाया ताकि जो तकलीफ आपको हुई वो दूसरों का को ना हो, राइट? तो लाइक कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे क्या चीज फेस की आपने वहां पे और यहाँ आप क्या अलग कर रहे हैं उसके लिए? जैसे मैंने कभी मैं उससे जानने से पहले जो मैंने अपनी मॉम को बताकर मैं खुद ही रिहैब सेंटर चला गया था। उनको कॉल करके जो मेरे से थोड़ी बात हुई उनकी फोन पे, वो चीजें से थोड़ा सा माहौल हटके था। जो चीजें मेरे को थोड़ा वहाँ जो खाने पीने का सिस्टम था वो थोड़ा दूसरों से अलग था। जो मैंने सुना था उससे काफी अलग था।
खाना मतलब अच्छा नहीं था। हम्म, तो थोड़ा पनिशमेंट पेशेंटों को पनिशमेंट देते थे, जेकर उनसे कोई गलती होती थी थोड़ी उनको पनिशमेंट वगैरह मिलती थी, वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती थी। फिर वो सिस्टम मेरे को ठीक नहीं लगा। हम्म, पनिशमेंट मिलती थी, ऐसे कुछ मेंटली टॉर्चर जैसे होते हैं। अच्छा। कभी कभार वहाँ कभी कभार ऐसे भी हो जाता था, वहाँ फिजिकल होता था उनके साथ, पेशेंटों के साथ। वो देखो एक और पहले से वो प्रॉब्लम में है, वो हम्म, तो एक प्रॉब्लम में ही है, एक बीमारी में है। थोड़ा उनको समझ नहीं पा रहे थे वो कैसा बिहेवियर करना चाहिए, सही सा बिहेवियर नहीं हो रहा था उनके साथ। खाना पीना अच्छा नहीं था, थोड़ा रहना सहना उनका ठीक नहीं था। तो हम्म, ये चीजें मैंने काफी नोट्स की है। उसके बाद में क्या होता है, रिहैब के बाद में भी एक मैसेज देना होता है पेशेंटों को कि आप नारकोटिक एनोनिमस की जो पूरे इंडिया में अलग अलग ग्रुप काम करते हैं उसकी मीटिंग्स लगाएं। वो मैसेज कैरी नहीं करते थे। कुछ थिंक उनकी ऐसी थी कि यहाँ से जाएंगे जो वापस नशा कर लेंगे उनके पास आ जाएंगे, जो हम्म, नहीं करेंगे वो भी ठीक है, जो कर लेंगे उनके साथ आएंगे। प्रॉपरली मैसेज नहीं दे पा रहे थे वो नारकोटिक्स एनोनिमस का, जिसके लिए एक रास्ता है ना नशा मुक्त जीवन जीने के लिए, वो हम्म, रास्ता प्रॉपरली नहीं बताया जा रहा था उनको कैसे है। तो यही कारण है, मेरे ये चीजें काफी रिहैब में फेस की हैं। हाँ। और जो ऑलरेडी एडिक्शन से गुजर रहे हैं वो लोग ऑलरेडी बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत पेन में होते हैं। तो बिल्कुल। उनको समझने की जरूरत है, ना कि फिजिकली एटलीस्ट तो अब्यूज नहीं करना चाहिए उनको। तो कर्मा वेलफेयर सोसाइटी में किस तरह जनरली इलाज किया जाता है, लाइक क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर है कुछ? जैसे कोई पेशेंट हमारे पास पहले आता है पेशेंट, हम हमारे जैसे स्टेटस डॉक्टर है, डॉक्टर विजय प्रकाश जी हैं, जे पीजीआई में भी रहे हैं, डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट भी हैं। हम पहले पेशेंट को उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं, उनके पास भेज देते हैं, हमारे लड़के उनके पास लेके जाते हैं उनको। वहाँ उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, ड्रग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उनके लीवर कैसे है, कोई इलनेस अलग से तो बीमारी नहीं है उनको। ऐसे हम्म, टेस्ट करने के बाद में उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि उनको एडमिट करने की जरूरत है या उनको रिहैब में रख के मेडिसिन खिलाई जा सकती है। कैसे हम्म, उसके नशे का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, मेडिसिन के जरिए किया जा सकता है कि जाकर, जैसे बहुत सारे अल्कोहलिकल पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट वहाँ एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है डिडक्शन के अंदर में। या फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशेंट एडमिट करने की पेशेंट नहीं पड़ती, वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि हमको कितने दिन का इसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है। अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन के करने के बाद में वो नीचे अपनी जो स्लिप होती है उस पर रिहैब को रेफर करता है, फिर पेशेंट दोबारा घूमकर हमारे पास आता है। हम्म, धीरे धीरे उसकी मेडिसिन जीरो करने के बाद में उनको हम उसको एक पॉजिटिव शेड्यूल में डालते हैं, जिसमें क्या होता है योग सेशन होते हैं, कुछ मेडिटेशन के होते हैं, ध्यान के सेशन होते हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप काउंसलिंग के सेशन होते हैं जो काउंसलर लगाते हैं, जहाँ फिर उनसे बैठ कर बात होती है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है उनकी। कुछ गेम सेशन होते हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड है, कुछ अंदर की एक्टिविटियां हैं, पूरा पॉजिटिव शेड्यूल में हम उसे डालते हैं। वो उसे फॉलो करता है, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा रहने के लिए फैसिलिटियां देते हैं। हमारी जो नर्सेज हैं वहाँ रखी हुई राउंड द क्लॉक, उनकी अलग अलग टाइम बीपी चेक करती हैं, वेट चेक करती हैं, उनको प्यार से समझाते हैं, और लड़के दिन रात वहाँ ड्यूटी करते हैं, उनको अच्छा वातावरण रिकवरी वाला माहौल प्रोवाइड कराते हैं, और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। हम्म, कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होता, किसी किस्म की भी कोई भी मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाता वहां पर। कोशिश की जाती है इन चीजों का खास ध्यान रखा जाए। कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है डॉक्टर को दिखाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास ही हम भेजते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, मतलब एक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट होता है। जी। ट्रीटमेंट के दौरान हमको सेफ महसूस होना भी बहुत जरूरी है, राइट? और लगभग कितने मतलब क्या कैपेसिटी है, कितने लोग एक बार में रह सकते हैं ट्रीटमेंट के? हमारे पास जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट का लाइसेंस 30 पेशेंट का है, अच्छा। उससे ज्यादा नहीं रख पाते हम। 30 पेशेंट ही रखते हैं हम हमारे पास। कुछ उससे अलग हमारा स्टाफ होता है, वार्ड बॉय होते हैं,
कुछ योगा ट्रेनर होते हैं जो टाइम टू टाइम जॉब पे आते हैं, नर्सें फुल टाइम वहाँ उतर रहती हैं, मगर 30 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट नहीं करते हैं। 30 पेशेंट का ही जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट सेंटर का लाइसेंस है वो 30 पेशेंट का ही है। उनको ओके। काफ़ी एक्टिविटियाँ करानी पड़ती हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, जैसे जैसे वो रिकवर होते जाते हैं, जैसे जैसे वो थोड़ा टाइम होता जाता है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग फिर काफ़ी एक्टिविटियाँ होती हैं, इतने पेशेंटों की अच्छे से केयर टेक कर पाते हैं हम। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी एक टीम है जो एक साथ में काम करती है। जी। ओके। तो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम समझना चाह रहे हैं कि सफल रिकवरी कैसे पाएं। तो ये जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एक सफल रिकवरी होती क्या है। तो आप कैसे कहोगे कि एक जो ट्रीटमेंट लिया है वो आखिर सफल हुआ उसका ट्रीटमेंट। पहले तो ये बात है कि ये सफर रिकवरी, देखो सफर रिकवरी वही होती है जो जिस प्रॉब्लम के लिए एक रिहैब सेंटर में एक पेशेंट आया है, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो अल्कोहल है, अल्कोहलिकल है, जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया, पहले तो वो प्रॉपरली उसके प्रति मेंटली प्रिपेयर हो जाए, वापस किसी भी आफ्टर ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार की कोई ड्रग्स यूजिंग ना करे। दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट होता है एडिक्शन में, जब प्रॉब्लम में होता है, वो देखो किसी भी तरीके से हॉनेस्ट नहीं होता है। वो एक एडिक्शन में प्रॉब्लम में होता है, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां अपने परिवार के प्रति, जब अपने समाज के प्रति बिल्कुल नहीं निभा पाता। वो ट्रीटमेंट के बाद में किसी भी प्रकार की ड्रग्स यूजिंग ना करे और पारिवारिक जो उसकी जिम्मेवारियां बनती हैं वो अच्छे से निभाए, और समाज के प्रति भी जो उसकी जिम्मेवारियां अच्छे से निभाए और समाज का एक जिम्मेवार उत्पादक मेंबर बन पाए, वही सफल रिकवरी है। हाँ, मतलब दो चीजें हैं। पहला तो कि और कोई ड्रग्स या फिर सब्सटेंसेस ना यूज करें, और दूसरा कि एक रेस्पॉन्सिबल मतलब सिटीजन इज अपने सोसाइटी का और अपने परिवार का एक अच्छा हिस्सा बन सके और अपनी सारी जो ड्यूटीज हैं वो पूरी कर पाए, तो सक्सेसफुल रिकवरी बन जाएगी। तो जैसे कि ट्रीटमेंट लगभग कितने महीने का होता है आपके रिहैब सेंटर में। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 मंथ तक। 4 to 6 months। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि लोग लाइक ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ दें। जी। तो ऐसा होता है अगर, तो क्यों होता है अक्सर। ट्रीटमेंट छोड़ने के कारण बहुत से कारण हैं अलग अलग। जैसे पहले तो जे रिहैब का जो ट्रीटमेंट है, इनके प्रति ना जो परिवार का नजरिया है वो कैसा है। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं कि जी इसको डराना ही है, इसको 5 दिन छोड़ना है, इसके अंदर डर पैदा करना है, या फिर इसको 15 दिन रखना है, जी हमारी बात नहीं मानता, जी इसको हमने बात मनवानी है अपनी। ये देखो, ये पहले तो ये बात सोचने की है कि ये कोई जेल नहीं है, ये कोई पनिशमेंट सेंटर नहीं है, ये एक एडिक्शन है। जो यहाँ देखो, एडिक्शन में जेकर एक डिपेंडेंट हो गया बंदा एक एडिक्शन पे ना, वो उसका नजरिया, अपना परिवार को नजरिया बदलना पड़ेगा। ये कोई मार कुटाई वाली जगह नहीं है। वो आते हैं हमारे पास, जी इसको डराना है, इसको 15 दिन के लिए अंदर कर दो, 5 दिन के लिए अंदर कर दो, बस माने हमने इसके अंदर डर बिठाना है। रिहैब का कोई डर वाला सिस्टम नहीं है। उनको सोचना चाहिए एक बीमारी है, इसका इसको कोर्स की तरह लेना चाहिए कि धीरे धीरे देखो, एक दिन में एडिक्ट नहीं बना, एक 2-4 दिन में एडिक्ट नहीं बनाए, 2-4 दिन में ये सही नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा कारण ये है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि एडिक्टों ने घर में कुछ नहीं छोड़ा है, घर की चीजें तक बेच दी हैं, हर चीज, हर फाइनेंशियली नुकसान बहुत ज्यादा कर दिए हैं। उनके पास फीस नहीं अफोर्ड कर पाते। कुछ ऐसी हालत भी हो जाती है, कुछ होती है जी, कुछ लोगों के इमोशनल जुड़े हुए होते हैं, जिनके इसके इसकी वाइफ के घर वालों को क्या बताएं जी हमारा लड़का कहाँ है, जी इसकी मॉम बीमार पड़ गई है, वो पूछती है मेरा लड़का कहाँ है, हमने बोला है वहां गया है, वहां गया है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसको, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत से कारण। पहले तो फिर मतलब जैसे फैमिलीज आपके पास आते होंगे ऐसे अपने बच्चों को लेके या परिवार वालों को लेके, तो पहले तो उन्हीं को समझाना पड़ता होगा कि
किस तरह से जी, ट्रीटमेंट होता है और कितना टाइम। फैमिली काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। फैमिली को ये चीज समझनी ही पड़ेगी कि ये एक बीमारी है। बहुत सारे लोग तो इसको बीमारी नहीं समझते हैं। नशा करना एक एडिक्शन बीमारी है, इसको समझते नहीं है। वो कहते हैं आदत है जी, इसको डरा देंगे जी, इसको ये मेरी, हमने इसको दुकान पे बैठाना है, हमारी बात नहीं मानता, यहाँ 5 दिन छोड़ देंगे तो ये हमारी बात मानने लग जाएगा। ये इनको समझना पड़ेगा ना, ये एडिक्शन एक बीमारी है। ये परिवार की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। जेकर परिवार देखो, जिन घरों में जिनका माहौल परिवारों का सही होता है ना, वहाँ पेशेंट के रिकवरी सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। अच्छा, हाँ, मतलब पहले ये बेसिक चीजें तो उनको समझ में आनी चाहिए कि एडिक्शन है क्या और किस तरह उसका ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। इसकी भी एक टेंडेंसी होती है, देखो कोई आदमी 1 गिलास दूध शाम को पीता है, वो आपको 10 साल बाद भी 1 गिलास मिल जाएगा। जो आज 2 पैग लगाता है, वो एक नशे की टेंडेंसी होती है ना, ये बढ़ेगा, मोर एंड मोर की तरफ बढ़ेगा। जो आज 2 पैग लगाता है, वो 5 साल के बाद को बोतल पीता हुआ मिल जाएगा। हाँ। ये भी बात है ना, ये नशे की टेंडेंसी है, ये थोड़ा थोड़ा यूज करता करता बढ़ेगा। ये परिवारों को चीज समझनी चाहिए जी, ये 5 दिन में ठीक होने वाली या 15 दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था एक्चुअली कि एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे जाके तकलीफ और बढ़ जाएगी। हो सकता बिल्कुल है कि परिवार वालों से बचने के लिए वो और अच्छे तरह से छुपा के या किसी तरह छुप के यूज करने लगे, उनको पता भी ना चले। ये मोर एंड मोर की बीमारी है, ये बढ़ता ही है, ये टेंडेंसी है किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों की। ये अपने ये बढ़ते हैं, ये डिपेंड हो जाता है बंदा इन पे, अपने आप हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि कई बार जब अपना पूरा जैसे 6 महीने का ट्रीटमेंट है या 9 महीने का ट्रीटमेंट है, वो जब कभी कई बार लोग पूरा करने के बाद भी रिहैब से बाहर निकलते हैं तो फिर से उनका रिलैप्स हो जाता है। तो ये मतलब कितना कॉमन है, और इसको कैसे क्या रोका जा सकता है क्या? देखो जी, रिलैप्स बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, नशीले पदार्थों का रिलैप्स बहुत ज्यादा कॉमन है। मगर इसको रोका जा सकता है, जैसे रिहैब सेंटर में देखो, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट में आए हैं उनके साथ, जैसे मैं था वहाँ रिलैप्स भी थे, वहाँ बहुत सारे रिलैप्स थे। उनको हम उनसे बात कर सकते हैं कि रिलैप्स के कारण क्या रहे, अच्छा, हाँ। रिलैप्स के कारण क्या रहे हैं, उनके दोबारा से रिलैप्स होने के क्या कारण थे, है ना। उस पे हम वहाँ एक रिहैब सेंटर में रहते रहते काम कर सकते हैं, उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के बाद में भी जैसे बहुत सी एडवाइस हैं। देखो, जैसे शुगर की बीमारी होती है, जब एक बार आदमी को हो जाए तो उसका क्या होगा, परहेज रखना पड़ता है, परहेज रखना पड़ता है। ऐसी एडिक्शन की बीमारी है, इसके प्रति भी कुछ ना कुछ परहेज रखने पड़ेंगे। जैसे रोडों पे लिखा होता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे ही कुछ है। हमने वो एडिक्शन वाले लोगों से दूर रहना है, जो यूजिंग में चल रहे हैं उनसे काफी दूर रहना है, उनसे दूरी बना के रखनी है। जो जिन जगहों पे हमने ड्रग यूज की है, जब हम उस जगह पे जाते हैं, देखो वहां हमको याद आती है उन चीजों की। सपोज करो हमने कोई बढ़िया चीज, किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में भी हम जाएं, होटल में जाएं बढ़िया में, हम जब भी 5 साल बाद में वहां से गुजरेंगे तो हमको उसकी याद आएगी। जहां हमने नशा किया है, जेकर वहां से हम जाकर वहां जाएंगे तो हमारे जो कनेक्शन है, थॉट प्रोसेस है, वो हमको याद आएंगी चीजें। हमने कुछ टाइम के लिए अर्ली रिकवरी में इन चीजों से दूर रहना है, और कंटिन्यू मीटिंग्स, जो नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स हैं, वो हमने कंटिन्यू करनी है। क्योंकि वहां वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे हमको चाहिए, हमको शेयरिंग के लिए भी बंदे चाहिए। वो उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, वो उस चीज में सक्सेस हुए हैं पहले, कि ड्रग को छोड़े कैसे रखना है। हम उनसे बहुत चीजें सीख सकते हैं, उसको कंटिन्यू मीटिंग हमको करनी जरूरी है। नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग लगाते रहे, उन जगहों से दूर रहे, उन लोगों से दूर रहे। ऐसी चीजों, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जेकर जिन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो काफी कॉमन है, रिलैप्स तो होगा ही। कैसे एक, देखो एक फोन को चलाना है हमने, उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है।
जैसे एडिक्ट को चलने के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, उसको अपने जैसे लोग चाहिए, अपनी चीजें बात चाहिए, हमारे माइंड को भी एक एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? या तो रिहैब से मिलेगी, या फिर नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग से मिलेंगी, या उसके अपने जैसे लोग हैं। एक चीज और है कि जो देखो समाज में जाते हैं हम रिहैब वाले कहते हैं कि उन लोगों के पास नहीं जाना आपने जो ड्रग लेते हैं। देखो उनके लोग, उनके पास हम जाने के उन्हें मना करते हैं, और अच्छे वाले उन्हें अपने पास बिठाते नहीं है। ओह अच्छा। फिर वो कहाँ जाए? ये भी बात है ना। उनको अपने जैसी कम्युनिटी चाहिए, अपने जैसे लोग चाहिए, कंपनी चाहिए। देखो नशा भी वो उन्होंने कंपनी में ही किया है, ड्रग ली है तो कंपनी में ली है, अपने जैसे इकट्ठे होकर ली है ड्रग। तभी तो ज्यादातर पेशेंट हेपेटाइटिस सी या HIV जैसे कैरी हो जाते हैं, एक से दूसरे को गलत सुई इस्तेमाल कर ली। ऐसे नशा छोड़ने के लिए उनको भी अपने जैसे ही लोग चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? जो तो नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स में मिलेंगे, जाकर रिहैब सेंटरों में मिलेंगे। तो उनको थोड़ा टाइम अर्ली रिकवरी में टच में रहना चाहिए, तो रिलैप्स रोका जा सकता है। अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहे, अपने के लिए स्पॉन्सर रख लें जो सीनियर हो, जिसने 5-10 साल से ड्रग छोड़ रखी हो, उससे बात करते रहे। ऑनलाइन जूम पे बहुत मीटिंग लगती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग्स रहती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। उससे हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, ठीक रहेंगे, तो बढ़ते रहेंगे आगे। ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है काफी। मतलब बस थोड़ा सा समय देना है लोगों को इसके लिए। हाँ जी जी जी, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेंटली प्रिपेरेंस भी बढ़ती जाएगी, चीजों को फेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अक्सर जब वो स्टार्ट करते हैं यूज करना जैसे कोई सब्सटेंस, तो कोई दोस्तों के साथ या कोई और लोग रहते हैं उनके जिनके साथ करते हैं, और रिहैब से निकलते ही फिर उनको लगता है कि अब वापस इन्हीं से मिल रहे हैं। तो उसी से आई थिंक में देखो मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 100 में से 90 पेशेंट जो है ना वो अकेले नशा नहीं करते थे। वो एक कंपनी में नशा करते थे, वो कंपनी में ही छोड़ सकते हैं। वो पूरी कंपनी यूजिंग वाली छोड़कर रिकवरी वाली पकड़ लें, बस बात इतनी है। जिनको समझ आ जाए तो वो दूसरी वाली कंपनी पकड़ ले, वो छोड़ने वाली है, बस वो करने वाली थी। ये इतना ही डिफरेंस है इसमें। ये एक दिक्कत भी है कि जितना मतलब इतना स्टिग्मा है कि एडिक्शन को लेके, कि जैसे आप कह रहे थे कि जो अच्छे लोग होते हैं वो उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते, फिर उनको लगता है कि ये गलत है जब उनका ट्रीटमेंट है फिर भी। तो ये बहुत अच्छा है कि ये इतना वाइडली ये नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग्स होते हैं इतने कॉमनली। तो लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए बिल्कुल, ताकि रिलैप्स से बच सके। बिल्कुल। तो जैसे कि कोई रिहैब में है, अभी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो अपने इलाज का लाइक पूरी तरह से फायदा उठा सके, पूरा लाभ उठा सके, तो वो खुद से क्या कर सकता है? देखो जो एक रिहैब सेंटर में है, वो इलाज का जैसे देखो वो काउंसलिंग सेशन लगते हैं, वहाँ पॉजिटिव शेड्यूल है, वो उन चीजों को प्रैक्टिकल कर सकता है। मान लो काउंसलर हॉनेस्टी की बात कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, जब बिहेवियर की बात कर रहा है, वो उन चीजों को रिहैब में रहकर प्रैक्टिकली खुद पे ट्राई कर सकता है, कैसे चेंजिंग आनी है। उसको पॉजिटिव जो शेड्यूल रिहैब में होता है उसको प्रॉपरली खुद पे लागू कर सकता है। कोई भी ऐसे काम करना हो, देखो कोई भी काम हम करते हैं तो उसको हमको 100% देना पड़ता है। जेकर हमने वाकई ड्रग छोड़नी है तो हमको 100% रिहैब में देकर रहकर दे सकते हैं, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की ड्रग नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात है, जैसे काउंसलर बात करते हैं बिहेवियर की, जैसे बिहेवियर की चेंज आए काफी देखो खुंदकी होते हैं। वैसे तो मेरा मानना ये भी है कि जो ड्रग लेते हैं, ड्रग यूजिंग में जाते हैं, वो काफी अच्छे इंसान होते हैं, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दो दूसरों को देखकर चीज यूज कर लेते हैं। जो काफी क्लेवर होते हैं वो तो यूज ही नहीं करते, फिर वो तो निकल ही जाते हैं, वो दूसरों की बात ही नहीं मानते। वो कहते हैं हम, वो दूसरे, ये अच्छे लोग होते हैं इसमें चक्कर में फंस जाते हैं। वो वहां जेकर वाकई छोड़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव शेड्यूल खुद पे लागू कर सकते हैं। जैसे जैसे काउंसलर वहां क्लासेस अटेंड करते हैं, वो खुद पे वहां रहकर प्रैक्टिकली कर सकते हैं उनको।
कि नशे से दूर कैसे लाइफ जी जा सकती है। तो रिलैप्सों से बातचीत कर सकते हैं कि किन कारणों के साथ रिलैप्स हुए हैं, वो आगे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट में है वो इस चीज के प्रति अवेयर हो सकते हैं कि हम हमारे साथ पहले से अवेयर हो सकते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ना हो। उस चीज के प्रति अवेयरनेस आ सकती है उनके अंदर, ऐसी चीजें कर सकते हैं वो। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग परिवार के दबाव में आते हैं और खुद से नहीं आना चाहते रिहैब में, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें अक्सर ट्रीटमेंट में, या आखिर में फिर वो उनको भी आदत हो जाती है? ये देखो, हाँ बहुत सारे पेशेंट है जो परिवार के प्रेशर में ही यहाँ पर आते हैं। देखो धीरे धीरे ये चीजें, थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, काफी रिजर्वमेंट पेशेंट अंदर पैदा कर लेता है, काफी गुस्सा पैदा कर लेता है अंदर धीरे धीरे। कैसे, वही चीजें है कि 1-to-1 काउंसलिंग में हम उनसे पूछ सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं कि तेरे जो जैसे जैसे नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकालना है। कैसे भी पेशेंट देखो, तेरे साथ कुछ भी होगा मगर तेरा तो अच्छा हो गया ना, हम उसको समझा सकते हैं भाई तेरा तो अच्छा हो गया, इस टाइम तेरे को किसी भी प्रकार की ड्रग की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ड्रग की जरूरत नहीं है, शाम को भी ड्रग चाहिए थी सोने के लिए, सुबह उठने के लिए भी ड्रग चाहिए थी, ऐसे चीजों से तो फ्री हो गया है ना वो। अब किसी कंफर्टेबल महसूस करता है, जब धीरे धीरे उसको रिलैक्स माइंड, नेचुरल नींद आने लग जाती है, फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव हो जाता है। पहले पहले तो डिस्कम्फर्ट और एंगर होना नॉर्मल भी है, क्योंकि मतलब अब तक वो सब्सटेंस यूज कर रहे थे और उसके जो भी सब विड्रॉल इफेक्ट्स होंगे वो सब भी इफेक्ट होते होंगे। हाँ, तो जैसे कि आपने परिवार के बारे में भी पहले बोला था कि जो इंसान खुद ड्रग्स लेता है उसको भी उसके परिवार को भी तकलीफ होती है, और उसके परिवार वालों का भी कुछ रोल होता है उसमें कि वो किस तरह उसको लेके आते हैं और क्या उनकी खुद की सोच है मतलब रिहैब और एडिक्शन के बारे में। तो एक जैसे सक्सेसफुल रिकवरी करना है तो कोई परिवार वाले भी कुछ उसमें कर सकते हैं मदद? जी, परिवार वाले भी देखो, ऐसे ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ा सा परिवार को भी ऐसे हम्बली चलना चाहिए, थोड़ा निम्रता से चलना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो जहां से जाता है काफी खुंदक होती है, जहाँ पे उनको थोड़ा सा निम्रता से पेश आना चाहिए, हम्बली चलना चाहिए, थोड़ा फेथली भी चलना चाहिए कि अभी पेशेंट वॉशरूम में गया, वहां भी जा रहे हैं मगर खड़का रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर गया छत पे तो मगर पीछे जा रहे हैं, नीचे गया तो भी नीचे जा रहे हैं। थोड़ा फेथ भी रखना चाहिए। अब मीटिंग में गया है, कितनी हम उसको कैरी करेंगे उसके पीछे पीछे। थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए परिवार को, उसके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा हम्बल ऐसी निम्रता से पेश आना चाहिए। धीरे धीरे ये चीजें जैसे जैसे वो चलता है, जैसे जैसे उसको रिहैब में समझाया, और बहुत से केसों में मैंने ऐसे भी देखा है, रिहैब के बाद में वो बोलते हैं नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग में जाओ, परिवार बोलता है कि वहां क्या करना है आपने। अच्छा। तो ठीक है, तो अब तो नशे से दूर है, अब आपने वहां क्या करना है। वो कहता है रिहैब पे जाना है। देखो, एक संस्था में के अंदर हो रहा है, उसके प्रति उसका ग्रेटिट्यूड भी पैदा हुआ है, चाहे कुछ भी हो, वैसे उसने पे भी किया है, मगर उसकी रिलैक्स हो गई है लाइफ, वो ड्रग फ्री हो गया है, उसके प्रति भी उसका ग्रेटिट्यूड बनता है। वो आना चाहता है मगर परिवार नहीं आने देता। परिवार को चाहिए कि उसके साथ थोड़ा टाइम कोऑपरेट करे, जब तक वो फर्स्ट रिकवरी बर्थडे ना मना ले, 1 साल पूरा ना ड्रग फ्री कर ले, तो सेलिब्रेट ना कर ले अपनी रिकवरी का 1 ईयर, 1 साल पूरा ना कर ले, तब तक थोड़ा सा उसको मीटिंग पे जाना, तो थोड़ा उस पे फेथ भी रखे, उसके साथ थोड़ा हम्बली पेश हो, बिहेवियर उसके, उसको पुरानी चीजें याद ना दिलाई जाए, तूने ये किया है, वो किया है, ये चीजें काफी एडिक्ट को ये चीजें पिंच करती हैं। फिर क्या करेगा एडिक्ट, क्या करेगा, वो तो नशा ही करेगा, उसके बाद में रिलैप्स सामने आ जाता है। फिर थोड़ा परिवार को काफी अहम रोल है ये परिवार का, कि उनको थोड़ा अच्छे से बिहेवियर उसके साथ करे और थोड़ा फेथली चले। ट्रीटमेंट हो गया, अब देखो चीजें थोड़ा चल देखने के बाद 1-2 मंथ 3 मंथ के में पता चलेंगी कैसा चलता है। थोड़ा सा पेशेंस परिवार को भी रखना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उनको काफी।
तो पेशेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जब तक वो रिहैब में जाता है इंसान तब तक वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, गुस्से में होते हैं, इसलिए अक्सर ट्रीटमेंट के बाद भी फिर यही गुस्सा और ट्रस्ट नहीं करना उसके ऊपर यही चलता है। इसके लिए लेकिन क्या किया जा सकता है, मतलब परिवार वालों को कैसे समझाया जाए? देखो, परिवार का दूसरे रिहैब वालों को भी जब एक लास्ट में जब रिहैब से पेशेंट जाता है ना, फैमिली मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा। फैमिली मीटिंग होनी चाहिए और पेशेंट और फैमिली और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच के उनका थोड़ा उनको इस तालमेल बिठाया जाए उनके प्रति। एक पेशेंट की क्या छवि बनी है, वो एडिक्शन के टाइम पे तो क्या छवि बनेगी आपको पता ही है कैसे बनेगी, कि क्या उसके प्रति नजरिया होता है देखने का। उनको बताया जाए ट्रीटमेंट हो गया, इसके बाद में इसकी काफी पर्सनैलिटी में चेंज आया, इसके बिहेवियर में भी चेंज आया, आपने थोड़ा कोऑपरेट करना है, आपने थोड़ा विश्वास भी करना है इस पे, इसको कीप कमिंग बैक, मतलब रिया भी भेजना है और नारकोटिक्स की मीटिंगों में भी भेजना है। रिकवरी सेलिब्रेट के काफी फंक्शन आते हैं, कन्वेंशनें होती है, सेलिब्रेशनें होती है, अलग अलग ग्रुप अपना सेलिब्रेट करते हैं अपनी रिकवरी को। जैसे हमारे यहाँ गढ़शंकर में भी एक न्यू नमी जिंदगी ग्रुप ऑफ नारकोटिक एनोनिमस चलता है, वहां लड़के आते हैं, केक कटिंग करते हैं, कितने साल पूरे कर ले, इन फंक्शनों में भेजना चाहिए। मतलब शक के नजरिए से नहीं देखना चाहिए उसको, थोड़ा फैमिली का काफी ऐसे करना चाहिए, उनकी मीटिंग होनी चाहिए लास्ट टाइम, ताकि उनके अंदर भी वो ट्रस्ट पैदा हो सके उसके लिए। ओके, तो जैसे हमारा मेन टॉपिक यही है कि किस तरह आखिर फिर हम अपनी रिकवरी को सक्सेसफुल बनाए रखें। जैसे कि कुछ पॉइंट्स आपने ऑलरेडी बताए कि कैसे रिहैब करने के बाद भी मीटिंग रेगुलरली करनी चाहिए, तो ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं आपके पास, जैसे कि ताकि रिहैब से निकलने के बाद भी वो स्वस्थ रहे और सोबर रहे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो पेशेंट इसके लिए दो ही चीजें हैं, जो तो वो रिहैब सेंटर के जो बाहर लड़के रिकवरी पर्सन है उनसे मिलते जुलते रहे, जिन्होंने ट्रीटमेंट के बाद में कोई भी ड्रग्स यूज नहीं की उनसे मिलते जुलते रहे, नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग्स लगाते रहे, और अलग अलग फंक्शन होते हैं, पूरे इंडिया में ही होते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, गोवा तक देखे हैं, अलग अलग सेलिब्रेट करते रिकवरी उन फंक्शनों में जाते रहे, वहाँ न्यू कमर्स को काफी वेलकम किया जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, कि अभी आर्ली में है, रिकवरी में है, उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे फंक्शन अटेंड करते रहे, थोड़ा परिवार भी ट्रस्ट करता रहे इन पे, तो रिलैप्स बहुत हद तक रोका जा सकता है। उनको भी सलाह देते हैं जो ट्रीटमेंट में होते हैं कि स्पॉन्सर से बात करते रहो, अपनी फीलिंग शेयर करते रहो, ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती हैं। कोई भी ग्रुप मतलब वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं? ओके, और ये ग्रुप जो है जैसे नारकोटिक्स एनोनिमस आपने बताया, तो ये रिहैब के दौरान भी रहता है या फिर रिहैब होने के बाद ही? नहीं, ऐसे देखो अलग अलग रिहैबों की अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे मेरे पास जो ट्रीटमेंट में पेशेंट है, मैं तो उनको जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ी रिकवरी प्लस होती है, उनको यहाँ जो हमारे लोकल्स ग्रुप है उनमें मीटिंग्स लगाने भेज देता हूँ, और सीनियर लड़कों के साथ अच्छा। सेलिब्रेशन भी भेज देता हूँ यहाँ पर, कि वो ट्रीटमेंट के अंडर अंडर ही उनके टच में आ जाए, उनको नॉलेज इकट्ठी हो जाए कि कैसे करना है, कहाँ पर मीटिंग जाना है, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, रिकवरी के लिए क्या कैसे कैसे चलना है, तो का थोड़ा शेड्यूल में उसको पता चल जाए, मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए कि जाने के बाद में भी वहाँ मीटिंग लगा सके, किन लोगों से मिलना चाहिए, काफी सीनियर। जैसे हर संडे हमारे लिए में एक रिकवरी सेलिब्रेट होती है, अच्छा। सेलिब्रेट करते हैं अपना फंक्शन, जैसे 27 को 28 को भी लड़के हैं मेरे पास, वो लड़के भी हैं जिन्होंने अभी 28 तारीख को उसका बर्थडे है, लड़के का फर्स्ट रिकवरी बर्थडे, वो ब्रैम्पटन में है, पंजाबी मीटिंग लगा रहा है। बहुत सारे लड़के कनाडा में ब्रैम्पटन में रह रहे हैं, वो पंजाबी मीटिंग वहां लगाते हैं, उन्होंने अपना ग्रुप शुरू कर रखा है। अच्छा। ऐसे फंक्शनों में इन्हें ऑनलाइन भी दिखा देते हैं, यूम पे भी दिखा लेते हैं,
वो अपना केक कटिंग करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अलग अलग तरीके से इन्हें हम कर सकते हैं। तो जैसे अगर 1 साल तक कोई सोबर रहा है, कुछ यूज नहीं किया उसने सब्सटेंसेस, तो उसको रिकवरी बर्थडे कहते हैं। फर्स्ट रिकवरी बर्थडे है। अच्छा अच्छा। और किस तरह से ये जनरली सेलिब्रेशन करते हैं? जैसे उसका फर्स्ट रिकवरी सेलिब्रेट है करना है हमने, हम और भी इनविटेशन को दे देंगे जो लड़के 5 साल से दूर हैं, 7 साल से, 6 साल से ना, 4 या 3 है, वो सभी को बुला लेंगे। फिर वो अंदर जो इंडोर पेशेंट है उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हम भी यहीं बैठे हुए थे, हम भी धीरे धीरे ऐसे निकल के ऐसे ऐसे आए हैं, ये प्रॉब्लमें हमें आई हैं। और फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो जो न्यू कमर्स होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं, वो उनकी थोड़ी फीडबैक उन्हें देते हैं, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, कि आप भी सक्सेस हो सकते हो। काफी इंस्पायरिंग रहता होगा उन सब के लिए भी जो ऑलरेडी अभी ट्रीटमेंट में रहते होंगे। बहुत बढ़िया रहता है जी, बहुत बढ़िया। उनको सीखने के लिए चीजें, काफी होप मिलती है उन चीजों से। ओके, तो आपने तो वैसे बहुत सारे सेलिब्रेशन भी देखे होंगे, आपके खुद के रिहाब में भी होते होंगे जो, तो मतलब कोई आप ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई या किसी की स्टोरी, या आप अपने खुद के बारे में भी बता सकते हैं कि कैसे क्या दिक्कतें आई और फिर कैसे एडिक्शन से रिकवर हो गए। देखो जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं, जिस टाइम में मैं, मेरे को पता नहीं था ये कि देखो मैंने ये जो ड्रग लेनी यूज की न, तो मैं थोड़ा अपने जो मेरा फ्रेंड सर्कल था तो उसके सीनियरों के साथ मैंने घूमते फिरते हुए, तो मैंने फर्स्ट जो ड्रग ली थी वो थी कोरेक्स, अच्छा। जो मेडिसिन होती है। उसको मैंने धीरे धीरे यूज करने के बाद में करता रहा, काफी टाइम हो गया, तो 1 साल हो गया था मेरे को। तो वो चीजें मेरे को ना, मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को यूज होने में, असर होने का कम हो गया है। हाँ। उसके बाद में एक मेरा फ्रेंड यूके से इंडिया आया था, वो उधर से ना ड्रग ले रहा था, हीरोइन। उसने मेरे को बोला था कि एक टाइम थोड़ा सा यूज कर लो, आप एक बार लगा लो, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे घूमने चलते हैं। मैंने उसको 1-2 बार मना किया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैंने यूज कर ली उधर, कहीं गए थे इधर टूरिस्ट प्लेस पे, तो उसके बाद में मेरे को उस चीज की इतनी अट्रैक्शन होगी कि, तो वो तो वापस यूके चला गया, मैं यहाँ से लेने के लग गया, काफी टाइम यूज करता रहा। ऐसे गुजरते 3-4 साल गुजर गए मेरे को। पहले सालों में कुछ नहीं पता चला कि इसके क्या नुकसान है, किसके नहीं है, मैं कहता था मैं दूसरों से अलग हूँ। धीरे धीरे जैसे जूसिंग बढ़ती गई, देखो फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई और शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आई। अच्छा। और फैमिली के साथ जो मेरा रिलेशन थे, रिश्ते नाते थे, वो ठीक नहीं चल रहे थे। थोड़ा जैसे एक एडिक्ट का बिहेवियर होता है, बातों को सुनना नहीं, रिएक्शन दिखाना, रिएक्ट करना उनको, थोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। काफी रिलेशन, सामाजिक रिलेशन काफी खत्म हो गया। अब मैं घर में अकेला रहने लग गया था और अपने। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके मतलब फिजिकल हेल्थ पर भी उसका असर दिख रहा था? फिजिकल हेल्थ पे मेरा मेरा मेडिकल हो रहा था, एक जाने के लिए मैंने जाना था विजिटर वीजा, फैमिली वीजे में, तो मेरे को हेपेटाइटिस सी हो गया था। हेपेटाइटिस सी होने के बाद में मैंने वो ट्रीटमेंट लिया, साथ साथ ड्रग यूज करता रहा, वो नॉर्मल नहीं हो पाया। अच्छा, उसकी ट्रीटमेंट के वजह से दौरान ड्रग्स नहीं लेना होता है ना, आई थिंक, वरना वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता है हेपेटाइटिस काम से। नहीं करता है। वो काफी टाइम में यूज करता रहा, ऐसे 2 बार ट्रीटमेंट हुआ, वो अनसक्सेस ही हो पाया। तो मेरा परिवार जो था वो, मतलब उसने ये सोच लिया था कि भी ये पर्सन अब खत्म हो गया है, ये खुद ही छोड़ दे, जगह छोड़ सकता है तो नहीं, ये अब नहीं हो पाएगा इससे। तो मेरा एक फ्रेंड था पहले ही, उसको मैंने बोला था कि मैं रिहैब में आऊंगा, वो भी ऐसे रिहैब, उसके साथ कांटेक्ट किया, काफी यूजिंग हो गई थी उस टाइम तक। सबसे पेन देखो मैंने तो ली है, जो पेन हुआ मेरे परिवार ने भी
बहुत ज्यादा पेन ली है इस चीज में। मेरी मदर ने बहुत पेन लिया है। वो कभी इंडिया से कहती मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक ये सही नहीं हो पा रहा, ऐसे ऐसा। देखो, पंजाब से हूँ। मेरी मॉम जो गुरुद्वारा साहब जाती थी, वो तो जाना छोड़ दिया था। वो कहती मेरे को गांव से अब इसकी बातें ही ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि मैं वहां क्या करने जाऊंगी। वो नेगेटिविटी जो समाज में एक addict के प्रति जो फैलती है, वो फेस नहीं कर पा रही थी। वो घर में आज तो वो चीजें देखो, वो पूरा बढ़िया से रह रही है, चीजों को फेस कर रही है। मगर मेरे को इतने साल हो गए हैं, अब कई चीजें मैं अभी भी फेस नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। जो पूरी नेगेटिव छवि तैयार हुई है मेरी समाज में हुई थी, वो कहते थे ऐसे ऐसे। कुछ चीजों को मैं अभी भी फेस नहीं कर पाता, मैं वहां जाता नहीं हूँ। कुछ मेरे रिलेशन में भी वैसे हैं, मैं अभी भी नहीं वहां जा पाता। काफी दर्द भरी लाइफ है। देखो, खुद तो ये पेन से एक ड्रग लेना, इंजेक्ट करना डेली, उसके लिए फाइनेंशियली भी पैसा भी होना चाहिए और शरीर भी खराब हो रहा है। वो काफी कह सकता हूँ मैं ऐसे। देखो, हिंदी में भी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम आई थी, मगर पंजाबी में बोलते हैं कि बहुत बुरा हाल था। बहुत मेरे पास है, मेरी यूजिंग भी पुरानी फोटो में मैंने कहीं लैपटॉप में रखी हुई है। मैं कभी कभार उनको निकाल के देखता हूँ कि मेरे को वो टाइम याद आ जाए। ठीक है, कभी करता हूँ मैं, कभी याद भी करता हूँ। काफी ऐसा इमोशनल पार्ट है। काफी घटनाएं ऐसी भी है, कभी शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बहुत सी चीजें हैं। पर हर किसी को एक दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। भले ही कोई एडिक्शन से गुजरे और इतनी तकलीफें सहे, फिर उसके बाद भी अक्सर मतलब लोग उन चीजों को भूलते नहीं है। परिवार वाले हो या सोसाइटी वाले हो, तो कुछ एक अलग इमेज बन जाती है। जी तो ये जो है काफी बहुत स्टिग्मा भी है कि लोग सोचते हैं कि ये इंसान ही खराब है, मतलब उसको एक बीमारी की तरह नहीं देखते हैं। तो जो समाज है ना, उसमें एक एडिक्ट को अलग नजरिए से देखा जाता है। हम्म। बहुत अलग नजरिया है इसके लिए। समाज को भी अवेयरनेस की जरूरत है कि देखो, एक एडिक्शन में जो पर्सन एडिक्शन में है उसको हेल्प की जरूरत है, ना कि कोई पनिशमेंट की। एडिक्शन एक इलनेस है, नॉट क्राइम। क्राइम नहीं है कोई, ये हम्म। किसी को भी हो सकता है। पंजाब में अभी देखो कितना ज्यादा एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हैं। बॉर्डर एरिया है, बहुत ज्यादा एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है। हमारे रिलेशन में, या हमारे घर में, या हमारे गली में, या कोई रिश्तेदारी में कोई ना कोई ड्रग लेने वाला ही है ही। वो समाज को भी इसके प्रति ये पता नहीं चलेगा कि कब हमारे घर में ये चीज आ जाए। ये माँ को, जो माँ बाप होते हैं, मेरे मानना ये है कि उनको तो बहुत, मेरे माँ बाप को भी मेरी यूजिंग के 5 साल के बाद में पता चला। तो जब माँ बाप को पता चलती है ये चीज, वो कहते हैं जल्दी से मेडिसिन दिला दो, इसे लड़के को ऐसे हो गया ऐसे हो गया। उनको ये चीज मालूम ही नहीं होती कि हम तो बहुत लास्ट वाली कड़ी हैं, जिनको लास्ट में पता चला है। ये बीमारी तो बहुत पुरानी हो गई है। जब माँ बाप को पता चलता है उस टाइम तो काफी लेट हो जाता है। जी खैर, जैसे आजकल लोग काफी पहले के कंपेयर किया जाए तो काफी अवेयर है, एटलीस्ट मेंटल हेल्थ के बारे में लोग आजकल बात करते हैं। ऐसे सब सोशल मीडिया में देखो तो काफी सारे लोग इस बारे में बात करते हैं। मूवीज और टीवी शोज में देखो तो मेंटल हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पर जैसे एकदम अपने इंडिया में देखा जाए और छोटे छोटे शहरों में देखा जाए, पंजाब वगैरह में भी, तो क्या कुछ मतलब कुछ चेंजेस आए हैं पहले से कंपेयर किया जाए, या फिर अभी भी बहुत बाकी है हमें अवेयरनेस फैलाना और चेंजेस लाना? ना, देखो इस चीज से नहीं नहीं प्रॉब्लम। अब पहले से तो हालात बेहतर तो है, मगर प्रॉब्लम्स भी है। जैसे जैसे देखो, रिकवरी के ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नारकोटिक्स के बहुत ज्यादा मेंबर है पंजाब में, मगर ऐसे भी नहीं सोचा जा सकता कि एडिक्ट खत्म हो गए। एडिक्ट भी बहुत है। दोनों चीजें बढ़ रही हैं साथ साथ।
ये अच्छा है कि आजकल सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स भी बहुत सारे हैं और अच्छे रिहैब सेंटर्स हैं जो मतलब सिर्फ पनिशमेंट की तरह नहीं लेते हैं बट एक्चुअली ट्रीटमेंट करते हैं उनका और पूरी एक टीम लेके बैठते हैं, जैसे कि कर्मा वेलफेयर सोसाइटी भी कर रहा है। तो आई होप कि आपका सेंटर इसी तरह आगे भी काम करते रहे और बड़े स्केल पे आप लोग काम करते रहे आगे जाके। तो मेरे तरफ से तो इतने ही क्वेश्चंस थे अभी। मुझे गेस्ट की तरफ से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हम लोग वो ले लें अभी। जी। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि लाइक मैंने पहले रिहैब में ट्रीटमेंट किया है लेकिन फिर रिलैप्स हो गया था, तो अब दोबारा दूसरे रिहैब में ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर सेम रिहैब? देखो ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। देखो फैमिलियों को, जब पेशेंट को तो देखो जिसने ट्रीटमेंट लिया उसको तो उस रिहैब के बारे में नॉलेज होगी, वो कैसा रिहैब है। फैमिलियों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी अपना कोई पारिवारिक मेंबर हम किसी रिहैब में छोड़ रहे हैं तो रिहैब के बारे में वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है ये जानकारी इकट्ठी कर ले, कि वहाँ प्रॉपरली जो एजुकेटेड स्टाफ है, जो क्वालिफाइड काउंसलर वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि जो रिकवरी की जो अहम कड़ी है ना, वो एक काउंसलर ही है जो उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकता है। और एक अच्छा काउंसलर काफी रिकवरी में, सक्सेस में अहम कड़ी निभा सकता है। बस वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि वह खाने पीने के लिए अच्छा हो, रहने सहने के लिए अच्छा हो, और प्रॉपरली जो क्लासेस काउंसलिंग होती है, ड्रग काउंसलिंग, उसका प्रॉपर प्रबंध हो, तो वो ही काट सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? जेकर वह अच्छा था उन कारणों पे काम कर सकता है जिन कारणों के कारण वो रिलैप्स हुआ है, उसके राइट। प्रति। ओके, तो अगर सब मतलब ठीक लग रहा है रिहैब सेंटर में, सब प्रॉपर फैसिलिटीज हैं और सही है सब, तो फिर दोबारा भी जा सकते हैं वहीं पर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहे हैं कि उनका बेटा 2 साल से यूज कर रहा है कोई ड्रग्स, तो पर वो रिहैब जाना नहीं चाहता है और वो मानता भी नहीं है कि ये कोई बीमारी है या इससे कोई तकलीफ है। तो क्या कर सकते हैं, मतलब उसको फोर्स कर सकते हैं क्या ट्रीटमेंट के लिए? नहीं देखो चीजें, अभी तो प्रॉब्लम देखो, जितनी भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। हम्म। रिहैब तो ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा किसी भी चीज का, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी उसको लग रहा है कि बीमारी नहीं है, अभी वो यूज व्यूज में है, तो आगे चल के एडिक्शन में भी आ जाएगा। जब एडिक्शन में आ जाएगा वो चीजें उसके हिसाब से नहीं रहेंगी, राइट। चीजें उसके हिसाब से नहीं रहेंगी, वो उसका डिपेंड हो जाएगा। फिर वो देखो नहीं चाहता, वो बहुत सारे पेशेंट है जो खुद नहीं चाहते, वो पेरेंट्स ही भेजते हैं उनको रिहैब। देखो बच्चे को स्कूल कोई भी नहीं बचपन में छोड़ना चाहता, पहली बात तो उसकी मदर भी है, वो जब तक स्कूल की बस उसके आंखों से दूर नहीं चली जाती वहीं खड़ी रहती है, छोड़ना नहीं चाहती है उसको। मगर वो किस लिए छोड़ती है? उसका जो फ्यूचर है वो ठीक हो जाए, ऐसे की चीजें ना चाहते हुए करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ उसको रिहैब में छोड़ना ही चाहिए। आखिर फिर उनका ही फायदा होता है, और जैसे आपने भी बोला था कि पहले कुछ साल ऐसा लगता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, जी। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आगे चल के और देखो, और बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, और इलनेस हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस सी है, जो और भी बहुत सारी चीजें जो ड्रग से ही होती है। लीवर की प्रॉब्लम्स है वो पैदा हो जाती हैं, आगे चल के और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ठीक है अभी। ट्रीटमेंट। और राइट, अभी और तो क्वेश्चंस नहीं है कैसे की तरफ से, तो हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर से बहुत सारी नई चीजें मैंने सीखी और कुछ आपने एग्जांपल्स दिए जो मुझे याद रहेंगे आगे चल के, मैं भी यूज करूंगी। तो आई होप कि जो भी हमारे लिसनर्स रहे या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हो बाद में भी, तो उनकी मदद हो सके और वो लोग ऐसे अच्छे सेंटर्स को रीच आउट कर सकें। तो इससे पहले कि हम कॉल एंड करें, आपका कोई एक मैसेज है जो आप आज हमारे ऑडियंस को देना चाहें?
जी, मैं यही मैसेज है कि देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन है ना, ये एक बीमारी है। ये कोई क्राइम नहीं है, इनमें से कोई पनिशमेंट या कोई ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करना चाहिए। एडिक्टों के साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए। और सभी रिहैब देखो एक से नहीं होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी या सभी कॉलेज या सभी हॉस्पिटलों के प्रबंध ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, सभी के अच्छे भी नहीं है, सभी के बुरे भी नहीं है। आप कहीं भी अपना बच्चा कहीं भी छोड़ो, किसी भी रिहैब में छोड़ो, मगर उनकी उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है वैसे छोड़ दो। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और यूजफुल मैसेज है जो हर कोई शायद नहीं सोचता है जब वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहा। ये जरूरी चीज है कि वो पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लें। एंड थैंक यू सो मच आज आपने हमें समय दिया इस कॉल के लिए और सभी ऑडियंस को भी। तो ठीक है, लेट्स एंड दिस। और हम लोग जल्दी एक और वेबिनार के साथ आएंगे वापस नेक्स्ट मंथ। सो अंटिल देन stay safe and have a great weekend. Thank you. Bye.